अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड। इससे पहले हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड से पहले हमने मोनोसैकेराइड का पढ़ा था। तो ये जो पॉलीसैकेराइड हैं ये बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं, मोस्ट कम्प्लेक्स हैं इन नेचर और मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। मतलब कि कुदरत में पाए जाने वाले बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये ब्रांच्ड भी होते हैं, मतलब कि ये सिंपल नहीं होते क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सी शाखों में ये जुड़े होते हैं। टेस्ट लेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, क्योंकि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद है कि ये स्पेरेंजली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। स्पेरेंजली का मतलब कि बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि जितनी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती जाएगी। इसी वजह से हम यही कहेंगे कि जो वो होते हैं पॉलीसैकेराइड होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये यील्ड, मतलब कि इनकी पैदावार जो होती है, इनसे बनता क्या है, ग्लूकोज के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमें हासिल होते हैं। मैनी मोनोसैकेराइड्स यूनाइट्स बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है, बहुत से मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, तो इनके नतीजे में क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी नेचर क्या होती है, तो इसकी नेचर जो होती है वो कोवेलेंट होती है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि इसकी एग्जांपल्स इस कौन कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल जो है स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है जो आपकी बुक में दी हुई है, सेलुलोज है, डेक्स्ट्रिन है और एगर है, पेक्टिन और काइटिन। अच्छा, एक और आपने याद रखना है, काइटिन और क्यूटिन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। काइटिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है और क्यूटिन जो होता है वो होता है लिपिड। तो जो काइटिन है ये होती है, उसमें फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है उसमें पाई जाती है, और जो वो होती है क्यूटिन, वो पौधों की जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वहाँ पे, मतलब कि उनकी जो बैरूनी वॉल होती है उस पर होती है। तो यहाँ पे आपकी जो बुक में इसकी 3 एग्जांपल्स को डिटेल से देखा गया है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज को, तो हम उनको थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्च को कि स्टार्च क्या है। ये जो स्टार्च होती है इसकी अक्रेंस फ्रूट्स, ग्रेन्स, जितने भी दाने होते हैं, जैसे कि गंदम है, चावल है, मकाई है, उसके दाने जो होते हैं वहाँ पे होती है स्टार्च। सीड्स, जितने भी बीज होते हैं, या ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसा कि आलू है, चुकंदर है, या फिर शलजम, मूली, गाजर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये इनमें भी क्या होती है, स्टार्च होती है, अपने अंदर इन्होंने खुराक जमा की होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। जानवरों के लिए क्या करते हैं, ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो इंसान है, हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरे जानवर जो हैं वो भी इन्हीं फ्रूट्स, ग्रेन्स वगैरह को, सीड्स को खाते हैं, तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स जाती है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, हम इंसान तो या जितने भी जानवर हैं, हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हम तो खुद नहीं बना सकते, तो हम कैसे लेके जाते हैं जिस्म के अंदर, हम पौधों की तैयार की हुई खुराक को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। अब जो है इनकी हाइड्रोलाइसिस से क्या हमें मिलता है, इससे भी हमें ग्लूकोज के बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। एक और बात है कि इसमें जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, जब इसके स्टार्च के सॉल्यूशन में हम आयोडीन डालेंगे तो इसका कलर जो होगा वो ब्लू हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि ये स्टार्च है। तो इसके बाद इसकी टाइप्स होती हैं, स्टार्च की 2 टाइप्स होती हैं, अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज जो होती है इसकी स्ट्रेट चेन, बिल्कुल सीधी चेन होती है। ये देखें, ये भी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, इसके साथ कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, ये है स्ट्रेट चेन, सीधी चेन है अमाइलोज। और जो अमाइलोपेक्टिन होती है उसमें कोई ना कोई ब्रांच, कोई ना कोई शाख निकल आती है, उसको कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। ये है ब्रांच्ड चेन और ये है स्ट्रेट चेन। तो ये थोड़ी सिंपल होती है और ये कम्प्लेक्स होती है। तो जब ज़्यादा चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं तो वो उसमें सॉल्युबिलिटी उनकी कम हो जाती है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये कम्प्लेक्स बन जाएगी, इसकी जब ब्रांच ज़्यादा बढ़ेंगी तो ये कम्प्लेक्स होती चली जाएगी, और इसी वजह से ये क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी इन बोथ टाइप ऑफ वाटर। मतलब बोथ टाइप का क्या है कि ये कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भी और गर्म पानी में भी ये
हल नहीं होगी, जो अमाइलोपेक्टिन है। और जो वो है अमाइलोज है, ये सॉल्युबल होती है हार्ट में, लेकिन जो इनसॉल्युबल होती है, जो ठंडा पानी होता है उसमें इनसॉल्युबल होती है। अगर हम पानी को गर्म कर देते हैं तो उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, पानी में चीनी डालते हैं, हम उसको मिक्स करते हैं तो वो हल हो जाती है। तो एक ऐसी सूरत आती है जब मज़ीद जो चीनी होती है वो पानी में हल नहीं होती, तो अगर हम उसको गर्म करते हैं, उसकी हीट बढ़ाते हैं, तो वो चीनी उसमें हल होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जब हम पानी को गर्म करेंगे तो अमाइलोज उसमें हल हो जाएगी, लेकिन ठंडे पानी में हल नहीं होगी। लेकिन ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये इनसॉल्युबल होती है, ना तो गर्म पानी में और ना ही ठंडे पानी में हल होती है। तो ये जो क्वेश्चन है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को मिला के लिखाते हैं। आपने ये अच्छी तरह जहन में रखना है। ये जो अमाइलोज होती है स्ट्रेट चेन होती है, सिंपल होती है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होती है इसकी चेन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जो पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन जो है ये इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी मारूसी में पूछा जा सकता है, एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं। इसकी अक्रेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल के सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होती है। और मोस्ट अबेंडेंट ज़्यादा ये कहाँ पाई जाती है, लिवर सेल में और मसल सेल्स में। मसल में क्यों होती है, क्योंकि मसल्स ने काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है, उसे एनर्जी चाहिए होती है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा मौजूद होती है। और लिवर सेल में क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ये ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होती है। वहाँ पे ये फिर ये ग्लाइकोजन जो है ये टूटती है और ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। इसी वजह से ये इन सेल में ज़्यादा अबंडेंट होती है। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे भी हमें ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं और ये जो है इनसॉल्युबल होती है पानी में। पानी में ये हल नहीं होती। और जब हम इसका आयोडीन टेस्ट करते हैं, मतलब कि इसके सॉल्यूशन में जब हम आयोडीन डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड। और स्टार्च का कलर क्या हो गया था, ब्लू। तो इसमें हम ये जानने के लिए भी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन कौन सी है और स्टार्च कौन सी है, हम क्या करते हैं उसके अंदर आयोडीन डाल देते हैं, तभी हमें पता चल जाता है कि ये अगर रेड कलर देता है तो फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन। अगर ये देता है ब्लू कलर तो वो क्या होगा, स्टार्च। उसके बाद है सेलुलोज थर्ड नंबर पे। ये जो होती है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन नेचर। कुदरत में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में सबसे ज़्यादा ये पाए जाने वाले वो हैं कार्बोहाइड्रेट हैं। कौन से हैं, सेलुलोज। ये कॉटन इसकी आम फॉर्म है। कॉटन जो कपास है ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। इसकी खास शक्ल होती है सेलुलोज की, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जितनी भी सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है मोस्टली, तो आपने क्या बताना है, सेलुलोज। हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो इसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें और ये हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। इससे कोई भी चांस नहीं होता कि ये पानी में सॉल्युबल होगी। उसके बाद अगर हम देखें, बात करें डाइजेशन की, कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो उसको डाइजेस्ट करे। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे गाय है या फिर भैंस है, भेड़ बकरियां जितनी भी हैं, ये हर्बीवोर्स, ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। किसके जरिए करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है, फंजाई है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट आ जाते हैं इसमें। ये सारे क्या करते हैं, इसको इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उसको सेलुलोज को हजम कर लेते हैं। इसी वजह से ये घास खाते रहते हैं और ये चीज़ें हजम कर लेते हैं। किसको, घास वगैरह को। क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, बिकॉज दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीक्रेट एन एंजाइम। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यीस्ट, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोन, ये एक ऐसा एंजाइम खारिज करते हैं जो सेलुलोज को हजम करता है। अब इस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। आपने ये भूलना नहीं है। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट एंड सेलुलोज, तो वो सेलुलेज के बारे में लिखाते हैं कि ये एंजाइम है, ये उसको सेलुलोज को तोड़ देता है, ऐसे ऐसे। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सेलुलेज क्या है।
तो वो फिर क्या करते हैं, सेलुलोज पे पूरा नोट लिख के आ जाते हैं। ऐसा आपने भूलना नहीं है, जहाँ पे इसके आखिर में एज होगा वर्ड वो होगा इंजाइम, मतलब कि प्रोटीन, और जहाँ पे क्या होगा OSC वर्ड होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक इंजाइम सेलुलोज को सिक्रीट करते हैं, और ये क्या करता है, सेलुलोज इंजाइम सेलुलोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद है इसका, जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन में आयोडीन डालते हैं तो इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोडीन टेस्ट। अच्छा, आयोडीन टेस्ट जो है ये है, अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे, यूज टू डिफ्रेंशिएट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो मुख्तलिफ तरह के होते हैं उनके दरमियान हम फ़र्क जानने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, किसको, आयोडीन को। तो हम उसके सॉल्यूशन में डाल देते हैं, फिर हमें पता चल जाता है। अगर वो रेड कलर देता है तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। अगर वो देता है ब्लू कलर तो वो होता है स्टार्च। अगर वो उसका कोई कलर नहीं होता तो वो होता है सेलुलोज। इस तरीके से हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर था उसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट हम लिपिड के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।